जापान आज दुनिया इसे टेक्नोलॉजी, डिसिप्लिन और पीस के सिंबल के रूप में जानती है। लेकिन हिस्ट्री का एक ऐसा पहलू भी है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। यही जापान जो शांति की बात करता है, एक वक्त पहले एशिया का सबसे एग्रेसिव और पावरफुल मिलिट्री नेशन था। एक ऐसा देश जहां कभी माना जाता था कि सरेंडर करना शर्म की बात है, और आज वही देश कहता है कि वॉर इज नेवर द आंसर। आज के जापान और 100 साल पहले के जापान में जमीन आसमान का फर्क है। आज के जापान को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वहाँ के लोगों ने कभी तलवार भी नहीं उठाई होगी, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर जापान ने पास्ट में क्या क्या किया, जापान कैसे एक बुली नेशन बना, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बॉम्ब्स क्यों गिरे, और सबसे इम्पोर्टेंट जापान ने अपने आप को पूरी तरह से कैसे बदला। ये वीडियो सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ये एक लेसन है ईगो का, पावर का और ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं जापान की जर्नी को। आज से 200 साल पहले समय था 1850 का। जिस तरह से आज नॉर्थ कोरिया है, उसी तरह से जापान बिल्कुल अलग था, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ था। ना फॉरेन ट्रेड, ना बाहरी लोग और ना कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस। जापान के अंदर सब कुछ समुराय और लोकल रूलर्स कंट्रोल करते थे। इस सब में नॉर्मल पब्लिक का रोल बहुत कम था। जापान का मानना था कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी और जापान एक ही जगह पर रुक गया था। लेकिन 1853 में कुछ ऐसा होता है जिसने जापान की पूरी सोच बदल दी। 1853 में अमेरिकन नेवी ऑफिसर कमोडोर पेरी अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स के साथ जापान के कोस्ट पर आ गए। ये शिप्स इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि जापान के वेपन्स उनके सामने कुछ भी नहीं थे। अमेरिका का उस समय मैसेज बिल्कुल सिंपल था, ट्रेड खोल दो वरना फोर्स यूज करेंगे। उस समय जापान के लीडर्स बिल्कुल शॉक में आ गए। उन्हें पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि अगर आज हम वीक रहे तो कल को कोई भी आकर हमें अपनी कॉलोनी बना देगा। यही वो मोमेंट है जब जापान की पूरी थिंकिंग ही बदल गई। जापान ने डिसाइड किया या तो हम मॉडर्न होंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। फिर 1868 में जापान में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ जिसे मेजी रिस्टोरेशन भी कहा जाता है। इसके बाद समुराय सिस्टम खत्म हुआ, ओल्ड ट्रेडिशन साइड पे किए गए और एम्परर डायरेक्ट पावर में आ गया। इस सब में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई, जापान ने डिसाइड किया कि हम अब मॉडर्न हो जाएंगे। आर्मी मॉडर्न बनाई गई, नेवी को पावरफुल किया गया, फैक्ट्रीज शुरू हुई, रेलवेज आए, स्कूल्स और कॉलेजेस में वेस्टर्न मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया। उस समय जापान लिटरली दिन रात काम कर रहा था। और फिर एक ऐसा वक्त आया जहाँ 40-50 साल के अंदर ही जापान ने वो कर दिखाया जो कोई भी देश 200 साल में भी नहीं कर पाता। और जैसे जैसे पावर बढ़ती गई वैसे वैसे जापान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ जापान ने चाइना के साथ एक वॉर करी। साल था 1894 जब जापान और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और जापान बहुत ही आसानी से जीत गया। ये बात पूरे एशिया के लिए शॉकिंग थी क्योंकि चाइना एक पुरानी और बड़ी सिविलाइजेशन थी। इस वॉर के बाद जापान ने ताइवान को अपने कंट्रोल में लिया, कॉन्फिडेंस और बढ़ा, पावर भी बढ़ी। फिर 1904 में रशिया जैसी यूरोपियन पावर को भी जापान ने चुटकियों में हरा दिया। दुनिया शॉक में थी और जापान के अंदर एक फीलिंग पैदा हुई कि हम भी वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 1910 में जापान ने कोरिया के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और यहीं से जापान का एग्रेसिव फेज ऑफिशियली स्टार्ट होता है। अब जरा समझो जापान ने कोरिया में क्या क्या किया। कोरियन लैंग्वेज को बैन किया गया, कोरियंस के ऊपर जापानीज लैंग्वेज को फोर्स किया गया, कोरियंस के तो नाम तक बदलवा कर जापानीज रखे गए, कोरिया के रिसोर्सेज को जापान भेजा गया, प्रोटेस्ट करने वालों को टॉर्चर मिला। और ये सब करके जापान को लगता था कि ये सब नॉर्मल है। जापान की उस समय थिंकिंग थी कि स्ट्रॉन्ग नेशन का यही हक होता है। अब जापान सिर्फ मॉडर्न नहीं था, मिलिट्रिस्टिक भी बन चुका था। जापान की मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कोई उसे हरा ही नहीं पा रहा था। कोरिया में स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि जापान सबसे महान है, एम्परर हिरोहितो भगवान के जैसे हैं, देश के लिए मरना सबसे बड़ी इज्जत है। और ये भी पढ़ाया जा रहा था कि वॉर गलत नहीं है, ऑनर है, इज्जत है। मीडिया, मूवीज, स्पीचेस सब वॉर ग्लोरीफाइड थी। इसी के बीच में पॉलिटिशियंस कमजोर पड़ने लगे, आर्मी पावरफुल हो गई और जापान धीरे धीरे डेमोक्रेसी से दूर जा रहा था और मिलिट्री कंट्रोल में आ रहा था। फिर आता है साल 1931। ये वो साल था जिसमें जापान ने चाइना के मंचूरिया रीजन पर बिना वार्निंग के अटैक कर दिया। ये रीजन रिसोर्सेज से भरा हुआ था और जापान ने उस रीजन में एक फेक कंट्री बना दी। कंट्री का नाम रखा मंचुकुओ, जो असल में जापान के कंट्रोल में थी। वर्ल्ड ने इस चीज पर कंडेम किया मगर किसी ने एक्शन नहीं लिया और यहीं पर जापान को और कॉन्फिडेंस मिला।
जापान को ये मैसेज मिला कि हम कुछ भी करें, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ जापान का कॉन्फिडेंस डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। फिर आता है साल 1937, जब जापान ने चाइना पर फुल स्केल पर वॉर स्टार्ट कर दी। जापानीज आर्मीज चाइनीज सिटीज पर एक के बाद एक कैप्चर किए जा रही थी और इसी वॉर के दौरान हुआ नंजिंग मैसेकर। ये जापान की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। इस मैसेकर के दौरान हजारों सिविलियंस को मार दिया गया। महिलाओं के साथ तो बहुत ही बुरी चीजें हुई, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया। आज भी जापान और चाइना के बीच के टेंशन का सबसे बड़ा रीजन भी यही मैसेकर है। इस टाइम पर जापान ने एक सिस्टम चलाया था जिसमें चाइनीज, कोरियन और फिलीपींस जैसे एरियाज की जितनी भी लड़कियां थी उन्हें कैप्चर करके फोर्सफुली मिलिट्री कैंप्स में रखा जाता था और उन्हें कंफर्ट वुमेन कहा गया। मतलब कि हजारों लाखों महिलाओं को सेक्सुअल स्लेवरी में धकेला गया। ये एक पेनफुल टॉपिक है और आज दिन तक जापान को इसके लिए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। फिर आता है वो समय जब जापान एशिया में फैलने लगा, 1941। उस समय जापान पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैल चुका था। जापान ने कंट्रोल किया फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। जापान का तो उस समय स्लोगन था एशिया फॉर एशियन, बट रियलिटी ये थी एशिया अंडर जापान। रिसोर्सेस लूटना, लोगों से जबरदस्ती काम कराना, लड़कियों का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत कॉमन था जापान के लिए। और फिर वो समय आता है जब जापान से सबसे बड़ी गलती हुई, 7 दिसंबर 1941। जापान को लगता था कि अमेरिका उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, इसीलिए जापान ने एक रिस्की डिसीजन लिया। 7 दिसंबर को जापान ने अमेरिका के एक नेवल बेस पर्ल हार्बर पे सरप्राइज अटैक कर दिया। जापान को उस समय लगा था कि अमेरिका शॉक हो जाएगा और शॉक से वो पीछे हट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अमेरिका इस अटैक के बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर हो गया और यही एक पॉइंट था जहाँ से जापान का डाउनफॉल शुरू हुआ। अमेरिका ने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल पावर वॉर में झोंक दी। धीरे धीरे जापान के आइलैंड कैप्चर होने लगे, जापान के वॉरशिप डिस्ट्रॉय होने लगे, एयरफोर्स वीक पड़ने लगी, फ्यूल और फूड की कमी शुरू हो गई और वो समय इतना खतरनाक था कि जापान के शहर लगातार बॉम्बिंग का शिकार हो रहे थे। टोक्यो तक जल रहा था, लेकिन फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। जापान के मिलिट्री माइंडसेट में एक गहरी बात बैठी हुई थी कि सरेंडर करना बेइज्जती है। उनके लिए जिंदा रहकर हार मानना लड़कर मरने से ज्यादा गंदी बात थी। इसी थिंकिंग की वजह से जापान ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया और इस स्टेप का नाम था कामिकाजे मिशन। यंग पायलट्स अपने प्लेन में बॉम्ब लगाकर सीधा अमेरिकन शिप्स पे अटैक कर रहे थे। वो एक सुसाइड बॉम्ब की तरह था। फिर 1945 तक जापान ऑलमोस्ट हार चुका था, लेकिन इतना डीर था कि ऑफिशियली सरेंडर ही नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय अमेरिका के पास दो ऑप्शंस थे। पहला, जापान पर डायरेक्ट लैंड इन्वेजन या कोई ऐसा रास्ता जो तुरंत वॉर को खत्म कर दे। यहाँ पर लैंड इन्वेजन का मतलब था कि डायरेक्ट 20 से 30 लाख लोगों की डायरेक्ट मौत। इसी पॉइंट पर एटॉमिक बॉम्ब का डिसीजन लिया गया। ये डिसीजन आज भी सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में से गिना जाता है। दिन था 6 अगस्त 1945। इस दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला बॉम्ब गिराया। ये कोई ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं था, ये एटॉमिक बॉम्ब था। इसके गिरने के 1 सेकंड के अंदर पूरा शहर एक फ्लैश लाइट जैसा खत्म हो गया। लोगों को समझने तक का भी टाइम नहीं मिला और हजारों लोग तुरंत मर गए। जो लोग नहीं मरे वो रेडिएशन की वजह से बाद में मरे, लेकिन मौत निश्चित थी। ये ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था। जापान इस समय बहुत शॉक में था, बट ढीठ इतना था कि अभी भी सरेंडर नहीं किया। जापान के लीडर्स का उस समय एक कंसर्न था कि अगर हम अभी सरेंडर कर देंगे तो जो जापान के एम्परर है उसको हटा दिया जाएगा। जापान के लिए उनके एम्परर हिरोहितो बस एक रूलर नहीं थे, वो उनकी आइडेंटिटी थे। इसीलिए वो कंडीशंस के साथ सरेंडर चाहते थे, बट अमेरिका बिना कंडीशन के सरेंडर चाहता था और यही चीज डेडलॉक बना रहा था। इसी बीच में जापान को एक बड़ा झटका लगता है। तारीख थी 8 अगस्त 1945। सोवियत यूनियन जो पहले न्यूट्रल था, अचानक से उसने जापान के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर कर दिया। सोवियत आर्मी मंचूरिया और कोरिया साइड से जापान पर अटैक करती है। अब जापान एक ही टाइम पर अमेरिकन आर्मी से भी लड़ रहा था और सोवियत आर्मी से भी लड़ रहा था। दोनों से लड़ना एक ही टाइम पर जापान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर 9 अगस्त 1945 को जापान को दूसरा झटका मिलता है। अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर अटैक किया नागासाकी में। उस एक एटॉमिक बॉम्ब ने जापान के पूरे मिलिट्री सिस्टम को तोड़ दिया। उस समय के लीडर्स को समझ गया कि अभी अगर सरेंडर नहीं किया तो जापान नाम का कोई देश भी नहीं बचेगा। फिर आता है वो दिन जब जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया, 15 अगस्त 1945। और ये वही दिन था जिस दिन कोरिया भी आजाद हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। जापानीज एम्पायर जो एशिया पर रूल कर रहा था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। इस समय जापान बर्बाद हो चुका था। सिटीज डिस्ट्रॉयड थी, इकोनॉमी जीरो था, लोग बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज थे। इन शॉर्ट नेशन इकोनॉमिकली और इमोशनली ब्रोक था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन।
यही जापान की असली कहानी शुरू होती है। जापान के पास दो रास्ते थे, या तो अपने पास्ट को लेकर रोते रहें या फिर नए तरीके ढूंढ कर अपने आप को रिबिल्ड करें। जापान ने दूसरा तरीका चूज किया। अमेरिका के सुपरविजन ने जापान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था आर्टिकल 9। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जापान कभी वॉर नहीं करेगा, जापान किसी देश पर अटैक नहीं करेगा और जापान सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स रखेगा। ये डिसीजन इजी नहीं था। एक अंपायर जो दुनिया जीतना चाहता था वो अब कह रहा था कि हम लड़ेंगे नहीं। इस समय पे जापान ने अपना पूरा माइंडसेट ही बदल दिया। फिर वो वक्त आता है जब अमेरिका ने जापान के पूरे सिस्टम को चेंज कर डाला। 1945 से 52 के बीच में मिलिट्री लीडर्स को पावर से हटा दिया गया, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई, वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले, एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, प्रेस को फ्रीडम मिली और फार्मर्स को लैंड मिला। इस समय जापान का ओल्ड एग्रेसिव स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया क्योंकि एक नया पीसफुल जापान बनने जा रहा था। इसी समय जापान ने डिसाइड किया कि अब हम दुनिया को बॉम्ब से नहीं बल्कि क्वालिटी से जीतेंगे। जापान ने अपने फोकस को शिफ्ट किया, एजुकेशन, डिसिप्लिन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और हार्ड वर्क। इस सब में जापान की जनता को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने ओवर टाइम की कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए दिन रात मेहनत करी जापान को आगे बढ़ाने के लिए। और इस सबके बीच में उन्होंने क्वालिटी को अपना रिलीजन बना दिया। बहुत धीरे धीरे बट जापान की फैक्ट्रीज दुनिया की सबसे बेस्ट बनने लगी। फिर 1950 से 80 के बीच में जापान ने जो किया उसे इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक ये सिर्फ कंपनीज नहीं थी, ये जापान का कमबैक सिंबल्स थे। आप जरा सोचो, जापान अपने वॉर के 30 साल के बाद दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में आ गया, बिना लड़ाई, बिना इन्वेजन, सिर्फ स्किल और डिसिप्लिन के बेसिस पर। आज जापान दुनिया को इम्प्रेस करता है अपने एनिमी, टेक्नोलॉजी, क्लीन सिटीज, पोलाइट बिहेवियर, सेफ्टी और वर्क एथिक्स के बेसिस पे। जो देश पहले फियर क्रिएट करता था आज रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। आज का जापान वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। क्राइम रेट बहुत लो है, मिलिट्री सिर्फ डिफेंस के लिए है और सबसे बड़ी बात, पीस डिप्लोमेसी फॉलो करता है। जापान ने अपने पास्ट को भुलाया तो नहीं बट उसे सीखा जरूर। आखिर में जापान की कहानी हमें एक बात सिखाती है, पावर अगर कंट्रोल में ना हो तो वो डिस्ट्रक्शन लाती है और अगर एक नेशन चाहे तो अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। एग्रेशन से पीस तक जापान की जर्नी हम सबके लिए एक लेसन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और क्या चीजें हैं जो जापान से हमें सीखनी चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।